बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बायोमैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कैसे हो रही है, सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ उसकी कैसे हो रही है, और जब बोन के ऊपर स्ट्रेस डलता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, उस स्ट्रेस जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है बोन के ऊपर तो वो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इसमें देखेंगे हम, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एग्रीवेट कर रही हैं बोन लॉस को। ठीक है, बोन डेंसिटी जिस किन फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होती है, ये वाली चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं बोन ग्रोथ। ठीक है, तो बोन ग्रोथ इन लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बोन की कैसी होती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से एपिफिजियल प्लेट्स के थ्रू बोन जब तक वो क्लोज नहीं होती, जब वो कार्टिलेज डिस्क रहती है उसके दरमियान, जो एपिफिजियल प्लेट है वो कार्टिलेज रहता है उसमें, तो बोन ग्रोथ करती है। ठीक है, लेकिन जब वो बोन बन जाती है, कार्टिलेज बोन बन जाता है, देन वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द एपिफिसिस और एपिफिशियल प्लेट्स आर ग्रोथ सेंटर्स वेयर न्यू बोन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड अंटिल द एपिफिसिस क्लोजेस ड्यूरिंग लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड। ठीक है, 18 ईयर्स तक मोस्ट एपिफिसिस क्लोज हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी 22 टू 25 ईयर्स तक भी वो जो एपिफिजियल प्लेट रहती है, जिस तरह ये यहाँ पे अगर मैं आपको पॉइंटर्स ऑन करके दिखाऊं, लेज़र पॉइंटर। ठीक है, ये एपिफिसिस है बोन के बोथ एंड्स, ये प्रॉक्सिमल एपिफिसिस है एंड ये डिस्टल एपिफिसिस है। दरमियान में आपके पास क्या है, डायफिसिस है। ठीक है, और डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में ये क्या होता है, मेटाफिसिस होता है। पहले यहाँ पे एपिफिजियल प्लेट है, बट जब वो एपिफिजियल प्लेट ठीक है बोन बन जाती है, कार्टिलिजिनस ये प्लेट है, और जब वो बोन बन जाती है तो हमारे पास वो चीज़ किस फॉर्म में आ जाती है, वो हमारे पास मेटाफिसिस की फॉर्म में आ जाती है। और ये ग्रोइंग लॉन्ग बोन है, और जब उसकी फुल ग्रोथ हो चुकी है, एपिफिजियल प्लेट अब ख़त्म हो गई है, वो बोन बन चुकी है, तो ये एक मैच्योर लॉन्ग बोन बन गई है। तो इस तरह लॉन्गिट्यूडनली एपिफिजियल प्लेट्स के थ्रू जो बोन है वो ग्रो करती है। देन बोन जो है वो सर्कमफ्रेंस में कैसे ग्रो करती है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस में ग्रो करेगी, जो पेरीऑस्टियम है, पेरीऑस्टियम की जो इनर लेयर है, ठीक है, वो कंसेंट्रिक लेयर्स बिल्ड जो है वो करती है। ठीक है, जो उसके ऊपर एक लेयर है उसके ऊपर एक और लेयर बिल्ड करेगी, देन उसके ऊपर एक और लेयर बिल्ड करेगी। द इनर लेयर ऑफ पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम जो है वो बोन की ये बाहर वाली लेयर है। ठीक है, ये जो बोन को कवर किया हुआ है, आउटर लेयर ऑफ बोन, दिस इज पेरीऑस्टियम। ठीक है, तो पेरीऑस्टियम, अब जो पेरीऑस्टियम के अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, ठीक है, वो क्या करती है, बिल्ड कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ न्यू बोन ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, एंड स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या है, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ओस्टियोक्लास्ट्स वो है जो बोन रीअब्जॉर्बिंग सेल हैं। ठीक है, बोन को वो डिजोल्व करती हैं, और ओस्टियोब्लास्ट जो है वो उसे बनाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्म करेंगे, और जो डिजोल्व करेंगे वो ओस्टियोक्लास्ट डिजोल्व करेंगे। ठीक है, इनका ये फिजियोलॉजी में आप लोगों के ये चैप्टर्स आएंगे, आई डोंट नो अभी आ चुके हैं या नहीं, बट उसके अंदर आपके पूरा उनका पढ़ेंगे कि बोन रीमॉडलिंग के स्टेप्स क्या हैं। इसके बाकायदा एक स्टेप्स होती हैं। ठीक है, 4-5 स्टेप्स हैं कि किस तरह से रीमॉडल होती है। तो अगर अभी आप लोगों ने नहीं भी पढ़े हुए ये चैप्टर्स, तो जब भी हम फिजिकल क्लास में प्रेजेंट होंगे तो मैं आपको ये बोन रीमॉडलिंग का हम सेल एंड में जाके जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं आपको करवा दूंगी, वो हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, बट मेन कंसर्न जो है हमारा सिलेबस है, जो हमने जो आपके सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ है, जो आपका करिकुलम डिसाइडेड है। उसके बाद है द इनर लेयर ऑफ पेरीऑस्टियम। क्या करती है, वो बोन के ऊपर सेल्स क्या करती है, वो कंसेंट्रिक लेयर्स जो है वो बनाती रहती है, बिल्ड कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ न्यू बोन ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। फॉर ये देखें, इस तरह करके ये जो पेरीऑस्टियम की जो अंदर वाली लेयर है, ये जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू बोन यहाँ पे ग्रोथ करती है, जब सर्कमफ्रेंशियल बोन ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा जब हम
वो दरख्त को काटते हैं, ठीक है, अगर हम दरख्त को देखें, दरख्त को काटें तो उसके दरमियान में कैसे रिंग्स बने होते हैं, ठीक है, वो उसकी सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ भी हो रही होती है इस तरह, वो रिंग्स इसी ग्रोथ को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, जब बोन की सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ होती है, कि जब वो पेरियोस्टियम लेयर्स इस तरह बिल्ड कर रही होती है, तो जाहिर बात है जो अंदर वाली मेड्यूलरी कैविटी है ये वाली, ठीक है, तो यहाँ से तो वो ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्व करते रहेंगे बोन को, और ऑस्टियोब्लास्ट नई बोन कंसेंट्रिक लेयर्स में बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मेड्यूलरी कैविटी क्या हो जाती है इसमें, इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, डायमीटर उस कैविटी का इंक्रीज हो जाता है। जाहिर बात है जब यहाँ से सेल्स खत्म होते जाएंगे और बाहर और बनते जाएंगे, तो मेड्यूलरी कैविटी विद एज, जब सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ विद एज होती रहती है, तो मेड्यूलरी कैविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन भी इसकी डाल दी है, स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स दैट बिल्ड न्यू बोन टिश्यू, एंड ऑस्टियोक्लास्ट दैट रिजॉर्ब बोन टिश्यू, ठीक है। एडल्ट बोन डेवलपमेंट, अब क्या है, जाहिर बात है बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। अब एज के साथ साथ क्या होता है, जाहिर बात है जो आपका कोलेजन है वो भी कम होता रहता है, और आपकी बोन जो है वो उसकी ब्रिटलनेस इंक्रीज होती रहती है, जाहिर बात है विद एज बोन जो है उसका ये उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है, उसके अंदर बोन मैस भी कम होने लग जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा चीज़ें औरतों में ज़रा जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, मर्दों में भी होती हैं बट औरतों में थोड़ा सा जल्दी जो प्रोसीजर है ये वाला, ये जो बोन में कोलेजन का कम होना, देन उसकी ब्रिटलनेस इंक्रीज होना, बोन मिनरल डेंसिटी कम होना, ये औरतों में ज़रा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर कुछ लड़कियां जो कि अपनी डाइट इनकी ऐसी डाइट नहीं है जिसमें अच्छी विटामिन डी हो उसके अंदर, या कैल्शियम उसके अंदर अच्छा नहीं है, या बहुत ज़्यादा डाइटिंग एक्सट्रीम किस्म की क्रैश डाइट्स के चक्कर में जब लड़कियां होती हैं, तो फिर उनसे ये जो काम है, ये जो बोन का ये जो लॉस स्टार्ट हो जाता है बोन का, ठीक है, ब्रिटलनेस उसकी हो जाती है और डेंसिटी वगैरह में कमी आ जाती है बोन की, तो ये और भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, कि ये 20s में ही स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो यही उसके अंदर लिखा हुआ है कि एज रिलेटेड जो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन बोन डेंसिटी एंड बोन स्ट्रेंथ, ये कभी कभी अर्ली 20s में भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डाइट्स अब इस तरह की नहीं है, फिर कॉन्शियस होते हैं कि मोटे ना हो जाएं, हम ये चीज़ ना खा लें, तो ये वाली चीज़ें जहन के अंदर चलती रहती हैं, ठीक है। और फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, ज़्यादा जब देखें बोन की ग्रोथ कब होगी, जब उस पर स्ट्रेस डलेगा, उस पर स्ट्रेन डलेगा, तो ये जो सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, बेसिकली क्या होता है कि जब बोन के ऊपर स्ट्रेस डलता है या स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस ये डलता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, तो जो इनको सिग्नल्स जाता है सेल्स को, ठीक है, और ये फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो उसे रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब एक बोन पे वजन ही नहीं डल रहा, ठीक है, एक बंदा लेटा और लेटा ही हुआ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, सही तरीके से बोन जो है उसके ऊपर वजन नहीं डल रहा, और जाहिर बात है जब वेट बेयरिंग होती है बोन के ऊपर, तभी बोन की डेंसिटी अच्छी होती है, इसी वजह से कहते हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस है या आपके बोन मिनरल डेंसिटी कम है, आप वॉक करें, आप हल्की हल्की उन्हें इस तरीके से स्टार्ट करवाते हैं, ताकि उनके जो है उन पे बोन पे ज़रा ऑस्टियोपीनिया है, अभी ऑस्टियोप्रोसिस नहीं बना, अभी ऑस्टियोप्रोसिस तक जा सकता है, तो उन्हें ये वाली उन्हें गाइड किया जाता है कि अपनी डाइट में आप ये चीज़ें लें, या एक्सरसाइज करें जिसमें वेट ट्रेनिंग हो, ठीक है, जो कि थोड़े से वेट्स में फिर आप इंक्रीज करें, तो इस तरह करके ताकि बोन के ऊपर स्ट्रेस डले और ये जो सेल्स की एक्टिविटी है, ठीक है, ये बैलेंस्ड वे में इंक्रीज हो। सो इंक्रीज लॉस ऑफ बोन सब्सटेंस होने लग जाता है, और जाहिर बात है जब बोन डेंसिटी कम होगी तो बोन की पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो वुमेन है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, नोटिसेबल डिक्रीज होता है बोथ वॉल्यूम एंड डेंसिटी में, जब जो उनकी कॉर्टिकल बोन है उस पर बोथ वॉल्यूम एंड डेंसिटी में जो डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है, और जो उनकी ट्रिबेक्युलर बोन है उसकी डेंसिटी में डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये किसमें, ये वुमेन में बहुत चीज ये कॉमन है, ठीक है। अब 0.5% to 1% लॉस पर ईयर होता है फॉलोइंग एज 50 और
मीनोपाज, ठीक है। इस वक्त तक ये 50 ईयर्स तक 0.5 to 1% पर ईयर जो आपकी बोन जो है ना उसका ये कमी आती है, उसके अंदर उसकी बोन मैस में कमी आती है, ठीक है। उसकी डेंसिटी कम हो सकती है, ठीक है, उसकी बोन मैस में कमी आती है। और 6.5% लॉस पर ईयर पोस्ट, और जब मीनोपॉज हो चुका होता है और उसके बाद क्या है फर्स्ट 5 to 8 ईयर्स में 6.5% लॉस होता है पर ईयर बोन मैस में, ठीक है। ओके, देन हम देखते हैं कि बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले एक लॉ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि वुल्फ्स लॉ क्या है। वुल्फ्स लॉ क्या है? द डेंसिटीज, द साइजेस एंड शेप ऑफ बोन्स आर डिटरमिन्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्सेस। अगर एक बोन के ऊपर, जैसे अगर सिंपली इसे मैं बताना चाहूँ, अगर एक बोन के ऊपर वजन डल रहा है, उस पर ठीक है, उस पर स्ट्रेन डल रहा है, तो वो क्या करेगी? अपने आप को रिमॉडल करेगी, नई बोन बनेगी। जो ओल्ड बोन है, ठीक है, वो ऑस्टियोक्लास्ट उसे रिजॉर्व कर लेंगे और क्या हो जाएंगी? इस तरह आपकी जो कॉर्टिकल पोर्शन है बोन का, वो क्या थिकर होता जाएगा। स्ट्रेस डल रहा है, उस पर फोर्स लग रही है, बोन उसके उस स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या कर रही है? न्यू बोन बना रही है। या ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी जो आपकी बोन पे लोड नहीं डल रहा और आपकी बोन क्या करिए उसके मुकाबले में वीक हो जाएगी। जाहिर बात है, जब लोड नहीं डलेगा कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट को, वो अपना काम करना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा? तो जो बोन मैस है कम होता जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं, द डेंसिटीज एंड साइजेस एंड शेप्स ऑफ बोन आर डिटरमिन्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्सेस, ठीक है। जो उनकी डेंसिटीज बोन का साइज और जो शेप ऑफ बोन है वो किस चीज वो आज उन्हें हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि उनपे जो फोर्स का किस मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है उनके ऊपर, और डायरेक्शन क्या है उन एक्टिंग फोर्सेस की, ठीक है। और इसी वुल्फ्स लॉ को आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप लोड इंक्रीज हो रहा है तो बोन रिमॉडल करेगी अपने आप को, ठीक है, न्यू बोन बनेगी, ठीक है। और अगर क्या है बोन आपका जो उस पर लोड नहीं डल रहा, जाहिर बात है बोन के ऊपर लोड नहीं डल रहा, तो बोन वीक बनती जाएगी क्योंकि उसके अंदर टर्न ओवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो टूट फूट स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर। देर इज नो स्टिमुलस फॉर, और वो तो टूट फूट तो उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जाहिर बात है उस पर स्ट्रेन डल रहा है। लेकिन अब ये नहीं है, वो उसकी रीमॉडलिंग, वो स्टिमुलस नहीं इसे मिला रीमॉडलिंग का कि वो और पुरानी बोन अगर खत्म हो रही है तो वो न्यू भी बनाए, ठीक है। सो जब उस पर कोई लोड नहीं डल रहा तो बोन का क्या हो जाता है? टर्नओवर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर नया बनना स्टार्ट नहीं करती क्योंकि ये उससे ज़्यादा मेहनत, जारी बात है। अब इंसान कहे कि ये मुझे जैसे एक काम है कि बैठे बिठाए मुझे ये काम मिल जाए तो मैं वो कर लूँ, तो मैं मेहनत क्यों करूँ, ठीक है। तो यही काम इसके साथ है कि वो बोन फिर कहती है मैं मेहनत क्यों करूँ न्यू बनाने में, ठीक है, बस टर्नओवर हो रहा है तो होता रहे क्योंकि लोड नहीं डल रहा, नो स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस नहीं जाएगा कि बोन दोबारा बनेगी, ठीक है। बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये क्या है? डायनेमिक्स लोडिंग will cause the bone to deform or strain. When strain exceeds certain threshold, a new bone is laid down at the strain sites, ठीक है। जब एक स्ट्रेन डल रहा है बोन पे तो क्या होता है? जहाँ जिस साइड पे स्ट्रेन डल रहा है वहां पे क्या होता है? न्यू बोन वहां पे बनना स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीज और डिक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेस लीड्स टू ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट है वो कॉन्टिन्यूली क्या है? बिल्ड कर रहे हैं और रिजॉर्व कर रही हैं बोन को। ये आप लोगों ने अपनी बुक से, ठीक है, ये उसका पूरा एसेंस चैप्टर का मैं आपके लेक्चर में बताती हूँ आपको इसका अच्छे तरीके से इसको ओवरव्यू और उससे एक्सप्लेन किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। बट वट यू हैव टू डू इज टू रीड थॉरली फ्रॉम बुक, ठीक है। इसे बुक से पढ़ें। आपके इधर लेक्चर्स में तो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली क्लियर हो ही रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप इंगेज होंगे जब आप बुक से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और काइंडली ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाली चीज़ें छोड़ दें कि अब सिर्फ लेक्चर, ठीक है, लेक्चर के अंदर सारा कंटेंट नहीं होता, सारा कंटेंट आपके चैप्टर के अंदर है, उससे काइंडली साथ साथ पढ़ते रहें। देन आपका क्या है? बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग क्या है? बोन रीमॉडलिंग इन्वॉल्व्स रिजॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ फटीग्ड डैमेज्ड ओल्ड बोन एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, ठीक है। बोन रीमॉडलिंग से क्या हो रहा है कि आपका रिजॉर्प्शन हो रही है, जो ठीक है, बोन ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहे हैं? बोन को खा रहे हैं, ठीक है, खत्म कर रहे हैं, लेकिन साथ क्या हो रही है? न्यू बोन बन रही है, ऑस्टियोब्लास्ट जो बना रहे हैं। और इसके अंदर बोन रीमॉडलिंग में बैलेंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है, ठीक है। अ प्रीडोमिनेंस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी विद एसोसिएटेड मेंटेनेंस और लॉस ऑफ बोन मैस,
ठीक है। अब क्या है, अब जिस तरह वॉक हम कर रहे हैं तो हमारे पर जारी बात है स्ट्रेन तो डल रहा है, और उससे क्या होगा, बोन का टर्नओवर भी होगा और न्यू बोन भी फॉर्म होगी, क्योंकि ठीक है वो क्या है, जारी बात है लोड डल रहा है, जब आप वॉक कर रहे हैं लोड डल रहा है, आपके पाँव के ऊपर लोड डल रहा है, आपकी बॉडी पे लोड डल रहा है, तो आपकी बोन टर्नओवर भी प्रोवोक करेगी वो बोन, लेकिन साथ ही न्यू बोन फॉर्मेशन भी जो है वो उसे भी इंक्रीज करेगी। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अच्छा, बोन मॉडलिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले बोन रीमॉडलिंग का एक ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो रीमॉडलिंग होती है ना वो दो तरह से होती है, एक कंजर्वेटिव मोड में होती है और एक जो है वो आपकी डिसयूज मोड में होती है। ठीक है, जो कंजर्वेटिव मोड है उसके अंदर बोन मैस के अंदर चेंज नहीं आता। ठीक है, और जो डिसयूज मोड में है उसके अंदर क्या है, आपका बोन मैस, आपका लॉस ऑफ बोन मैस होता है, और आपकी जो मैरो कैविटी है, मेडुलरी कैविटी है, वो आपकी इंक्रीज हो रही होती है, और थिन कॉर्टेक्स है। ठीक है, सो बोन इज अ वेरी डायनामिक टिश्यू with the modeling and remodeling processes continually acting to increase, decrease और reshape the bone। ठीक है, सो बोन मॉडलिंग क्या है, अब बोन मॉडलिंग को हम देखते हैं। बोन मॉडलिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन दैट इज नॉट प्रीसीडेड बाय रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, कि उसके अंदर न्यू बोन फॉर्म हो रही है लेकिन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें यह भी हो सकता है कि इमेच्योर बोन है और वो ग्रो कर रही है। ठीक है, वो ग्रो कर रही है, उसके अंदर रिजॉर्ट नहीं हो रही लेकिन वो बस ग्रो कर रही है। ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल जो है इम्बेडेड इन बोन आर सेंसिटिव टू द चेंज इन फ्लो। अब ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ये जाके ट्रिगर करते हैं ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट को कि अब अपना आप काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल इम्बेडेड इन बोन आर सेंसिटिव टू द चेंज इन फ्लो ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू द पोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेन ऑन द बोन। जब एक बोन पे जो है वो स्ट्रेस डलता है, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, बोन मैट्रिक्स में जो फ्लूइड का फ्लो है, ठीक है, उससे क्या वो ट्रिगर करता है किसको, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट को। ओस्टियोसाइट्स क्या करती हैं, फिर वो जाके ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट को कहती हैं कि नहीं अब आप अपना काम करना स्टार्ट करें। इन रिस्पॉन्स टू मोशन ऑफ फ्लूइड विद इन द बोन मैट्रिक्स, ओस्टियोसाइट ट्रिगर द एक्शन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट विच फॉर्म एंड रिमूव द बोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, body weight provides constant mechanical stress to the bone and related to bone density, so heavier people having more massive bones। ठीक है, few factors affect bone density including regular exercises, weight bearing activities exert more influence compared to body weight, height and race। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा बोन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है, जैसे वेट ट्रेनिंग है। ठीक है, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज, उससे आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और वो ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू बॉडी वेट, हाइट एंड रेस। ठीक है, जब आपके अगर हो सकता है कोई बंदा लीन हो लेकिन वो वेट ट्रेनिंग बहुत करता है तो उसके बोन जो डेंसिटी है वो एक मोटे बंदे से ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो वेट बीरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहा है। सो बोन हाइपरट्रॉफी क्या होता है, इंक्रीज इन बोन मैस डेंसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, जाहिर बात है बोन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, सिंस द लार्जर द फोर्सेज द स्केलेटल सिस्टम सस्टेन्स द ग्रेटर द ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, बोन हाइपरट्रॉफी इज स्टिमुलेटेड मोर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलेटल लोडिंग देन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग। वो कह रहे हैं कि बोन हाइपरट्रॉफी है स्टिमुलेट, इसे ज्यादा क्या करते हैं कि लोड कितना डल रहा है। ठीक है, स्केलेटल पे लोड कितना डल रहा है, कितना स्केलेटल लोडिंग कितनी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो फोर्स है वो हम कितनी दफा लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर वेट उठाया है कोई, वो फॉर एग्जांपल अगर लोड डल रहा है मेरे स्केलेटल पे और वो एक मैं वेट ही उठा रही हूँ, वो मैंने उसका मैग्नीट्यूड मैंने देखना है। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं देखना कि वो कितनी दफा मैं ये मेरे पर लोड स्केलेटल लोडिंग कितनी दफा हो रही है, बल्कि किस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी जो लोड डल रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जो ओल्डर वुमेन है उसमें क्या है कि वेट, ओल्डर वुमेन है यार्ड वर्क, ये जो गार्डनिंग वगैरह प्लांट्स वगैरह देख रही होती हैं, बूढ़ी जो औरतें हैं, ठीक है, वो वेट ट्रेनिंग उनकी भी इस तरह भी उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जॉगिंग स्विमिंग जो है वो ये क्या है, लेस इफेक्टिव है। कैसी जॉगिंग एंड स्विमिंग उन लोगों के लिए लेस इफेक्टिव है, और क्योंकि वो ज़्यादा अपना जो टाइम है, ओल्डर वुमेन है वो जाहिर बात है इतना ज़्यादा तो वो नहीं कर सकती।
ज़्यादा इंगेज इस तरह की एक्टिविटीज़ में कम होती हैं, वो उन्हें यही होता है कि वो ये प्लांट्स को देख लें, ठीक है, यार्ड वर्क, ये जिस तरह प्लांट्स को देखना और ये गार्डनिंग वगैरह ये इसके अंदर आ जाता है। और स्विमर्स में है बोन मिनरल डेंसिटीज लोअर देन सेडेंट्री इंडिविजुअल्स। क्यों? सेडेंट्री इंडिविजुअल्स में भी कम होगी। अगर कोई बंदा वेट ट्रेनिंग कर रहा है उसकी ज्यादा होगी और सेडेंट्री नहीं कर रहा तो जाहिर बात है उसकी कम होगी। लेकिन स्विमर्स में उनसे भी क्यों कम होगी? क्योंकि स्विमर जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं, उनकी बॉडी पे लोड नहीं डल रहा, उनके ना पाँव जमीन के साथ लग रहे हैं ना हाथ लग रहे हैं, वो सिर्फ स्विम कर रहे हैं। सो उनकी बोन में उन पे लोड नहीं डल रहा, उनका ठीक है, उनकी बॉडी पे लोड नहीं डल रहा। सो बोन मिनरल डेंसिटीज उनकी कम होती हैं। इसी तरह ही अगर हम देख लें, ये जो नासा वाले होते हैं, ठीक है, और ये जो स्पेस में लोग हैं, अब वहां पे ग्रेविटी की है ही नहीं, आप उड़ रहे होते हैं उधर, ठीक है, आप जमीन पे आपके पाँव नहीं लग रहे हैं, आप खड़े नहीं हो सक रहे, तो उनका भी जो बोन मैस कम होता है, उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है कम होती है। सो बोन एट्रोफी क्या है? डिक्रीज इन बोन मैस रिजल्ट्स फ्रॉम ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कंटेन्ड इन द बोन डिमिनिशेस, बोथ द वेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोन डिक्रीजेस। ठीक है, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन लोगों की बोन एट्रोफी होती है। ठीक है, स्पेंडिंग टाइम इन वाटर, जाहिर बात है आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसे काउंटर एक्ट कौन कर लेती है? ब्योयेंट फोर्स, ताकि जिससे आप तैर रहे होते हैं ऊपर। ठीक है, अब बेड रेस्ट अगर आपने 4 से 6 वीक कर लिया तो आपका सिग्निफिकेंट बोन मिनरल डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये एंड आर नॉट फुली रिवर्स आफ्टर 6 months ऑफ नॉर्मल वेट बेयरिंग एक्टिविटीज। बहुत ग्रेजुअली फिर इंक्रीज होती है ये। ठीक है, या आप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हैं, ये जिस तरह एस्ट्रोनॉट्स हैं, नासा में हैं, नासा वाले हैं, जिस तरह बाहर स्पेस में हैं, सो उनका भी क्या होता है, 1 to 3% ऑफ बोन मैस जो है वो कम होता है उनका भी। देन आ जाता है हमारे पास ओस्टियोप्रोसिस। ठीक है, ओस्टियोप्रोसिस क्या है? अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिक्रीज्ड बोन मैस एंड स्ट्रेंथ विद 1 or more रिजल्टिंग फ्रैक्चर्स। ठीक है, इनमें बोन मिनरल डेंसिटी क्या है? सिग्निफिकेंटली लो होती है। और इसमें क्या है? मेजॉरिटी पोस्ट मेनोपॉजल एल्डरली वुमेन, ठीक है, उनके अंदर जाहिर बात है हार्मोन्स उस तरह से वर्क नहीं करते। जब मेनोपॉज हो जाता है, आपके जो औरतें हैं उनके पीरियड्स नहीं आते, मेंसेस नहीं आते उन्हें, तो जाहिर बात है ये एस्ट्रोजन की कमी होती है, लो लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, तो उससे क्या होता है आपकी ये भी प्रोमोट करते हैं ओस्टियोप्रोसिस को। ठीक है, और आपके जो फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन ये कार्डियो एंड बोन प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, इसी वजह से औरतों को जो है वो पीरियड्स खत्म होने के बाद उन्हें क्या होता है, उन्हें हार्ट अटैक के भी चांसेस, उन्हें जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हैं उनके चांसेस बिल्कुल उतने ही हो जाते हैं जितने मर्दों के हैं। वरना और मर्दों में ये हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज ज्यादा प्रिवेल करती है, लेकिन जब पीरियड्स खत्म होने के बाद औरतों में ये रेशो जो है वो बराबर हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोन्स वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके भी टाइप्स हैं ओस्टियोपोरोसिस की, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या है? पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस, जो कि 40% ऑफ वुमेन आफ्टर एज 50 ये होता है, और फ्रैक्चर्स भी होती हैं इसके अंदर। देन टाइप 2 क्या है? एज एसोसिएटेड ओस्टियोपोरोसिस अफेक्ट्स मोस्ट वुमेन एंड मेन आफ्टर एज 70। ठीक है, जो एज 70 के बाद ओस्टियोपोरोसिस, जो कि मेन एंड वुमेन इक्वली अफेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन टाइप 1 क्या है? जो पोस्ट मेनोपॉजल है, और वो क्या है कि जो औरतों को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ओस्टियोपीनिया क्या है? ओस्टियोपीनिया ओस्टियोपोरोसिस से पहली वाली स्टेज है, जिसके अंदर रिड्यूस्ड बोन मिनरल डेंसिटी है। ठीक है, रिड्यूस्ड बोन मिनरल डेंसिटी है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है? फ्रैक्चर, बोन पेन आपको हो रहे हैं। अब ओस्टियोपोरोसिस क्या है? उसके अंदर डिक्रीज्ड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिक्रीज्ड बोन मैस एंड स्ट्रेंथ विद 1 or more रिजल्टिंग फ्रैक्चर्स। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ये फिर डिसऑर्डर हो गया। जो ओस्टियोपीनिया है, अभी आपका क्या है कि ओस्टियोपोरोसिस से आप थोड़ा सा नीचे हैं, ओस्टियोपीनिया है वो। ठीक है, अब इसमें एक बहुत कॉमन चीज जो है वो देखने वाली ये है, द फीमेल एथलीट ट्रायल। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो मोस्टली ज्यादातर ये क्या है, स्पोर्ट्स में जो वुमेन में उनमें जरा ज्यादा देखा गया है कि फीमेल एथलीट ट्रायल क्या है, is an interrelationship of menstrual dysfunction, low energy availability, no energy availability, eating disorders है। ठीक है,
एंड डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इसके अंदर जो फीमेल एथलीट ट्रायड है बेसिकली वो क्या है, उसका इंटर रिलेशनशिप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर, लो एनर्जी अवेलेबिलिटी से मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो यही रहेगा कि इधर हम लिखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन है दिस इज फीमेल एथलीट ट्रायड। तो इसमें क्या होता है, इट इज रिलेटिवली कॉमन अमंग यंग वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो मैं आपको ईटिंग डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो लड़कियों में दो तरह के होते हैं, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा और सेकंड है ब्यूलीमिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है कि जो लड़कियों को एक वो होता है कि मैं पतली हूँ, मैं ठीक है, वैसे उनका वेट बहुत कम होगा, अंडर वेट होंगी, बट फिर भी उन्हें फियर है कि मेरा वेट बढ़ ना जाए और वो बहुत कम खाती हैं। ठीक है, कि मेरा फियर है उन्हें वेट गेन का। वैसे ही एक तो वेट उनका कम है, उनका बॉडी वेट बहुत लो है, एबनॉर्मली लो बॉडी वेट है, लेकिन फिर भी क्या है, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वेट। ठीक है, पीपल विद एनोरेक्सिया प्लेस अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोलिंग देयर वेट एंड शेप यूजिंग। अब वो क्या कर रहे हैं, जो जिन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा होते हैं, एक तो खाते कुछ नहीं है, बॉडी वेट वैसे ही बहुत कम होता है और ऊपर से खाते कुछ नहीं है, और अगर इन केस थोड़ा सा भी खा लेती हैं तो बाद में जो है वो वॉमिटिंग, ठीक है, वो कहते हैं कि हमें वॉमिटिंग आ जाए, ऐसा करती हैं कि उन्हें वॉमिटिंग आ जाए, या लेग्जेटिव्स लेती हैं, या फिर कोई ऐसी वो इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं जो कि जितनी एफर्ट लगानी चाहिए उससे भी ज्यादा वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पर। तो ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एबनॉर्मली लो बॉडी वेट है। अब ब्यूलीमिया नर्वोसा क्या है, ये भी एक जो लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, क्या होता है, पीपल विद ब्यूलीमिया में सीक्रेटली बिंज, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एक ही सिटिंग, अभी बैठे हैं फौरन से इतना ज्यादा सा खाना खा लिया, ठीक है, एकदम से ज्यादा खाना खा लिया, उनका कंट्रोल नहीं होता ईटिंग के ऊपर, वो ओवर ईट करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर उन्हें ये बाद में उनके जहन में ख्याल आता है, ये हमने इतना ज्यादा खाना खा लिया है, अब हम क्या करें, ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, इसे अनहेल्दी वे में हम शेड करें। और वो अनहेल्दी वे क्या है, वे क्या है कि वो वॉमिटिंग इंड्यूस करेंगे खुद ब खुद। ठीक है, कि वॉमिटिंग उन्हें आ जाए, या लेग्जेटिव्स लेंगे, या ऐसी पिल्स लेंगे वेट को कंट्रोल करने की। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंडर वेट वाला नहीं है। एनोरेक्सिया क्या है कि आपका लो बॉडी वेट है, आपका बॉडी वेट लो है, और फिर आपको क्या है, फिर भी क्या है, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट है। ब्यूलीमिया नर्वोसा क्या है कि आप क्या करते हैं, पीपल विद ब्यूलीमिया में सीक्रेटली बिंज, ठीक है, बिंज एंड देन ट्राई टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज इन एन अनहेल्दी वे। कि वो जो एक अभी बैठे हैं और एक ही वक्त में खाना जो है वो कंट्रोल नहीं है, और वो ज्यादा उन्होंने खाना खा लिया, ओवर ईट कर लिया। दिस इज ब्यूलीमिया नर्वोसा। ठीक है, देन इन टर्म्स का भी पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, जिसमें हम एमेनोरिया देख रहे हैं, कि सीजेशन ऑफ पीरियड्स, ठीक है, सीजेशन ऑफ मेंसेस। अब एमेनोरिया जो है वो भी दो टाइप्स का होता है। एक है प्राइमरी एमेनोरिया, कि जो है कि प्यूबर्टी, जैसे कि 16-17 ईयर्स की एज पे आप पीरियड्स आने चाहिए और नहीं आए हैं, ठीक है, वो जिस एज में आने चाहिए नहीं आए हैं, दिस इज प्राइमरी एमेनोरिया, कि अभी पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए। ठीक है, जैसे 16-17 ईयर्स की एज पे स्टार्ट हो जाती हैं तो वो नहीं हुए, दिस इज प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है कि पीरियड्स आ रही हैं, बट क्या हो गया कि एब्सेंस ऑफ 3 to 6 कंसेक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, के 3 से 6 महीने के लिए पीरियड्स नहीं आए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया वैसे कॉमन हमें ये देखना चाहिए कि डिसऑर्डर किस में है। अब हो सकता है कि प्रेगनेंसी है तो जाहिर बात है पीरियड नहीं आएंगे, ये भी एमेनोरिया है, ये तो, लेकिन ये प्रेगनेंसी की वजह से है। और फिर क्या है कि अगर जो है वो आफ्टर बेबी भी जब और जो मदर है वो फीड करा रही होती है बेबी को, तब भी पीरियड्स कभी कभी नहीं आते, तो दिस इज एमेनोरिया 2। लेकिन हम अभी बात करें डिसफंक्शन में, ठीक है, हम देख रहे हैं डिसफंक्शन, हम बेसिकली फीमेल एथलीट ट्रायड देख रहे हैं, और एमेनोरिया, ठीक है, इसके अंदर सीजेशन ऑफ पीरियड्स हो जाता है। अब वैसे मैंने आपको बता दिया है आपकी नॉलेज के लिए कि एमेनोरिया भी प्राइमरी एमेनोरिया भी होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया भी होता है। सो नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है। फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर और ओस्टियोपोरोसिस का जो इंटर रिलेशनशिप है ना, दिस इज फीमेल एथलीट ट्रायड. Disordered eating, amenorrhea and osteoporosis constitute a dangerous and potentially lethal triad for young female athletes. This is
फीमेल एथलीट ट्राइड। ठीक है, अब क्या है, अगर एमेनोरिया और ओस्टियोपोरोसिस का जो लिंक है ना वो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के साथ है। जाहिर बात है, अब जब लो लेवल्स एस्ट्रोजन के होंगे तो क्या होगी, बोन रिजॉर्प्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन होगा, और ये फिर बोन पेन, बोन मिनरल डेंसिटी, ये चीजें भी कम होंगी। ठीक है, अब आपका इससे क्या होता है, जब आपकी डिसऑर्डर्ड ईटिंग है और एमेनोरिया है, इससे आपका क्या होता है, हाइपोथैलेमस की जो सिक्रीशन है डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन हाइपोथैलेमस सिक्रीशन ऑफ गुनेडोट्रोफिन। ठीक है, गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जो जाहिर बात है आपका जो गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि आगे उसने क्या सिक्रीट करना है, उसने सिक्रीट करना है ल्यूटनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये भी कम हो जाएंगे। ये सब चीजें एक चेन के अंदर चल रही होती हैं, जिसके थ्रू फिर क्या होता है, इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन होती है, और ये एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। आपका जो है वो बोन ओस्टियोप्रोसिस की तरफ जा रहा होता है, ओस्टियोप्रोसिस भी हो रहा है, साथ साथ ये भी है, और ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर बल्कि इसमें ये होता है कि देखा जाए कि गाइड किया जाता है कि जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ में अवेयर हों कि उनके बच्चों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस किस्म की चल रही हैं, खाने की और ये वाली चीज़ें किस किस्म की चल रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रिवेंट एंड ट्रीटिंग ओस्टियोपोरोसिस वो कैसे किया जा सकता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हैं वो गाइड करें। ठीक है, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करवाएं 3 times पर वीक विद मिनट्स एक्सरसाइजेस, ये हम करवाएं, जंपिंग्स करवाएं। ठीक है, स्टीयर क्लाइंबिंग, और ठीक है, ओस्टियोजेनिक इम्पैक्ट फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि हम जंप लगाएंगे, जाहिर बात है हमारी बोन के ऊपर इम्पैक्ट डल रहा है ना, उस पर स्ट्रेस, उस पर स्ट्रेन आ रहा है, बोन न्यू बनेगी, ओल्ड बोन ओस्टियोक्लास्ट जो है वो डिसॉल्व करेंगे, बोन न्यू भी बनेगी। ठीक है, सो ये करवाई जाए। और हार्मोनल फैक्टर्स, ठीक है, लो लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन एंड लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेन प्रोमोट बोन लॉस। ठीक है, ये मेन हार्मोन है, मेन का टेस्टोस्टेरोन, इनका फीमेल का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होती हैं। तो डाइट में आप क्या करें, डाइट में आप लें कैल्शियम, विटामिन डी, और अच्छी वाली डाइट जिसके अंदर फाइबर्स हों। ठीक है, फ्रूट्स खाएं, तो उससे ये चीज़ बेहतर की जा सकती है। लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटीज़ जो हैं, और ये जो एक्सेसिव वेट लॉस, स्मोकिंग और एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड कैफीन, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। अब कुछ लड़कियां होती हैं वो सिर्फ कहती हैं वो हमने कार्ब्स नहीं खाने, कार्ब्स यानी कि रोटी, चावल, दलिया, ये चीज़ें नहीं खानी, सिर्फ प्रोटीन खानी है, सिर्फ हम गोश्त खाएंगे, अंडे खाएंगे। अब देखिए, कार्ब्स आपका क्या है, आपकी मेन जो एनर्जी है वो आपकी कार्ब्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइट के ऊपर चले जाएंगे और कार्ब्स नहीं खाएंगे बीच में, जाहिर बात है तब भी आपकी ये चीज़ें वर्स कंडीशन होगी। और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कि जेनेटिक भी है कि एक जो कि बोन मैस वैसे ही जेनेटिकली कम है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, ये कोई 1% तक ही ये वाली चीज़ जो है वो रिलेटेबल है, वरना नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। सो और जब कभी ऐसे होते हैं कि जब हम डाइट के ऊपर होते हैं, या जिस तरह हम ये फीमेल एथलीट डाइट जो है कि सिर्फ एक ही किस्म की डाइट खानी है, कि सिर्फ प्रोटीन्स ही खाने हैं, तो उसमें फिर या फिर काफ़ी देर देर तक खाना नहीं है, उसमें फिर ये होता है कि जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी वो चीज़ क्या होती है, स्टोर कर लेती है कि पता नहीं दोबारा हमें ये खाना कब मिलेगा। ठीक है, वो आपकी बॉडी फिर किसी और ही कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करने लग जाती है। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू बोन। ठीक है, बोन के ऊपर जो स्ट्रेस चल रहा है उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, और ये ओस्टियोपोरोसिस, फीमेल एथलीट ट्राइड, ये जो बीच में मैंने आपको एमेनोरिया और ये बताया है, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। बट फीमेल एथलीट ट्राइड क्या है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एमेनोरिया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ओस्टियोपोरोसिस एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉमन किस में है, स्पोर्ट्स जो खेल रही हैं, ठीक है, और जो फीमेल है उनके अंदर ये ज़्यादा दिखा गया। सो रीड इट फ्रॉम बुक।